हेलो एवरीवन। तो जून 2026 एग्जाम्स में सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड आपके क्या क्या अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं और वो भी हमने क्लास में कुछ डिस्कस किए, कुछ थोड़े से डिफरेंट है। सबसे पहले आज हम बात करें आईसीडीआर। तो आईसीडीआर के जो ये हम अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं ये सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों लेवल्स पे एप्लीकेबल। तो सबसे पहला, अगर आपको याद हो, आईसीडीआर में हमने रेगुलेशन नंबर 7 पढ़ा था। तो रेगुलेशन नंबर 7 जो हमें जनरल कंडीशन बताता है बेसिकली। तो जनरल कंडीशन में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जो भी प्रमोटर की सिक्योरिटीज थी वो डीमैट में होनी चाहिए। बस हमने इतना ही पढ़ा था, प्रमोटर की सिक्योरिटीज किस में होनी चाहिए, डीमैट में होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों के नाम आप बच्चों आपको और ऐड करने हैं, जहाँ पे प्रमोटर के साथ साथ प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, केएमपी, सीनियर मैनेजमेंट, क्यूआईबीज, एम्प्लॉयज, shareholders holding SR equity share, entities regulated by financial sector regulator और अदर कैटेगरीज के जो हैं जो भी सेबी स्पेसिफाई करेगा, इनको भी सिक्योरिटीज डीमैट में ही रखनी पड़ेगी। रेगुलेशन 7 में जो हमने से भी पढ़ा था कि द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर शैल बी द डीमैट फॉर्म। तो वहाँ पे प्रमोटर के साथ साथ आपको इन सारे नामों को भी याद करना है। बहुत सिंपल नाम है, आपको याद होगा, हमने प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर, ये नाम तो वैसे भी पहले ही पढ़े, 5 पांडव हम पढ़े, ठीक है। तो उन्हीं में से ये नाम तो सेम ही है, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर, है ना। अब डायरेक्टर के साथ साथ केएमपी, सीनियर मैनेजमेंट, क्यूआईबीज, बड़े बड़े जो भी लोग हैं, साथ ही में कंपनी के एम्प्लॉयज, एसआर शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर में एसआर शेयर होल्डर्स भी आ गए हैं, प्लस साथ ही में कोई भी फाइनेंशियल जो सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, उनकी कोई भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं और जो भी सेबी प्रिस्क्राइब करेगा, उनके भी शेयर्स कंपनी में डीमैट फॉर्मेट में ही होने चाहिए। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर 8 में हमने एक प्रोविजो पढ़ा था, क्लॉज बी, थर्ड प्रोविजो का क्लॉज बी। तो वहां पे एक एग्जाम्पशन दे रखा था कि कौन से प्रोविजंस जो है किस किस पे एप्लीकेबल नहीं हो। रेगुलेशन 8 ऑफर फॉर सेल की जो कंडीशंस थी उसमें हमने पढ़ा था, इफ द इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर अराइजिंग आउट ऑफ कन्वर्जन of fully paid up compulsory convertible security are offered for sale, where such equity share or fully paid up compulsory convertible security were acquired what pursuant to the scheme। याद है आपको मर्जर एमालगमेशन की जो स्कीम थी सेक्शन 230 से 234, तो उसमें बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है हमें, बाकी भावनाएं वही है कि जो मर्जर एमालगमेशन की जो स्कीम्स हैं उन पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया हुआ है। तो व्हाट इट सेज कि इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर अराइजिंग आउट ऑफ कन्वर्जन, मतलब चाहे तो इक्विटी शेयर थे या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज थे जिसके थ्रू हमें इक्विटी शेयर मिला था। अभी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, कन्वर्जन ऑफ फुली पेड कंपल्सरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर थे, कन्वर्टेबल डिबेंचर के बदले में यू गॉट इक्विटी शेयर, ठीक है। अगर ये इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए ऑफर किए जा रहे हैं, where such equity share or fully paid compulsory convertible security were acquired, कैसे एक्वायर किए गए थे, in the scheme of merger amalgamation compromise arrangement section 230 से 234, which was approved by high court या tribunal, है ना, of companies act 2013 as applicable in lieu of business invested which had been in existence for a period of more than 1 year prior to the approval of the scheme। ये कहानी तो सेम ही थी, 1 साल से ज्यादा उनको हो गया स्कीम अप्रूवल से पहले, थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस, बाकी कहानी सेम थी। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, सिक्योरिटीज इन एलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। रेगुलेशन नंबर 15 जो हमारा था, आपको याद हो इसमें हमने 7 लोगों का नाम पढ़ा था। जब प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में कौन कौन लोग अलाउ थे, प्रमोटर्स, एआईएफ, फॉरेन वेंचर कैपिटल, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड अंडर आईआरडी, है ना, पुराने थे। उसके अलावा अमेंडमेंट जो हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड, नॉन इंडिविजुअल पब्लिक शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल और एंटिटी, कौन सी एंटिटी, चाहे वो इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल हो, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप अदर देन द प्रमोटर। ये कंडीशन हमने ऑलरेडी जो मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की कंडीशन थी उसमें भी पड़ी थी, तो ये अमेंडमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे क्लास के अंदर, इसमें कुछ नया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जनरल कंडीशंस ऑफ आईपीओ
बाय SME। इसमें भी सेम टू सेम कहानी है, कोई डीमैट वाली कंडीशन बच्चों जो अभी ऊपर हमने पढ़ी ना कि रेगुलेशन 7 वाली कंडीशन है, वही सेम टू सेम है कि डीमैट में होने चाहिए किसके, सिक्योरिटी जो प्रमोटर के थे उनके तो है ही, उसके अलावा प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, KMP, सीनियर मैनेजमेंट, QIPs, एम्प्लॉइज, है ना, ये सब लोगों के जो भी शेयर्स हैं वो किसमें होने चाहिए, डीमैट में। दिस इज सेम एज रेगुलेशन नंबर 7। नेक्स्ट इज the amendment has been made in the definition of not for profit organization in regulation number 292AE. The same is provided as below। अब यहाँ पे जो NPO है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, की डेफिनेशन क्या प्रेस्क्राइब है, इससे मतलब है सोशल एंटरप्राइज। क्या मतलब है, सोशल एंटरप्राइज। अब कौन सा सोशल एंटरप्राइज, मतलब NPO से हमारा क्या मतलब है, NPO से हमारा मतलब क्या होता है, सोशल एंटरप्राइज, ये तो हमें पता है, लेकिन सोशल एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे थोड़ी सी चीज थी। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक ट्रस्ट स्टैट्यूट ऑफ रेलेवेंस। तो चैरिटेबल ट्रस्ट दो हो गए यहाँ पे, एक तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट वाला हो गया है और दूसरा कौन सा हो गया, स्टेट वाला हो गया, रेलेवेंट स्टेट का जो ट्रस्ट स्टैट्यूट है उसके अंदर। मतलब एक तो देखो ये सेंट्रल का हो गया इंडियन ट्रस्ट एक्ट, और एक हो गया पब्लिक ट्रस्ट स्टैट्यूट ऑफ रेलेवेंस, दोनों टाइप के चैरिटेबल ट्रस्ट। तीसरा, ट्रस्ट रजिस्टर अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 with the relevant sub registrar in those states that have not enacted the law governing public trust। तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे पब्लिक ट्रस्ट नहीं है, उनके लॉ नहीं है, वहां पे आपने ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कराया रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, तो ऐसा ट्रस्ट जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो भी यहाँ पे सोशल एंटरप्राइज के डेफिनेशन में फॉल कर। 3 याद हो गए हमें। नंबर 1 चैरिटेबल ट्रस्ट, 2 हो गए चैरिटेबल ट्रस्ट, एक तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट वाला और एक जो रेलेवेंट स्टेट का पब्लिक ट्रस्ट स्टैट्यूट है वो। तीसरा क्या बोल रहा है, ये भी ट्रस्ट है लेकिन ट्रस्ट कौन सा वाला, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है। अब है सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी, चैरिटेबल सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी है दोनों, लेकिन सोसाइटी कौन कौन सी है, एक तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है और एक कौन सा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ रेलेवेंट स्टेट। तो अगेन 2 हो गए, एक तो सेंट्रल वाला और एक स्टेट वाला। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, रेलेवेंट स्टेट का हो गया। देन कंपनी हो गई, देखो 2 ट्रस्ट, 2 सोसाइटी, सेंट्रल और स्टेट दोनों के एक्ट हो गए, एक ट्रस्ट कौन सा वाला, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, 5 तो ये हो गए। अब एंटिटी चेंज करो, कंपनी के फॉर्मेट, कंपनी के फॉर्मेट में कौन सी होती है, सेक्शन 8 कंपनी, तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, तो सेक्शन 8 कंपनी इंक्लूडिंग अ कंपनी रजिस्टर सेक्शन 25 ऑफ रिपील कंपनी, तो पुरानी कंपनी एक्ट 1956 में सेक्शन 20 पता, तो उसके अंदर रजिस्टर्ड कोई कंपनी या एनी अदर एंटिटी एज में भी स्पेसिफाइड, तो सोशल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में ये सारे को, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइजेस, तो सोशल एंटरप्राइजेस के लिए आइडेंटिफाई होने की क्या कंडीशंस होंगी, सोशल एंटरप्राइजेस शैल टारगेट underserved या less privileged population segment or regions recording lower performance in the development priorities of central या state government or such other target segment as may be time। तो यहाँ पे कौन से वाले जो है सोशल एंटरप्राइजेस को सोशल एंटरप्राइज मानेंगे, तो सोशल एंटरप्राइज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भाई आप उन सेगमेंट्स को डेवलप करेंगे जिन सेगमेंट्स पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट नहीं है, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट के प्लान्स नहीं है, जहाँ पे अंडर सर्व्ड है, लेस प्रिविलेज सेगमेंट्स हैं, भी जो ऑलरेडी सरकार के रडार पे हैं, सरकार जिनको डेवलप करे, तो उनमें भी आप जाकर के डेवलपमेंट कर दोगे तो क्या ही फायदा, देयर इज नो सेंस। तो आप किस एरिया में जाकर काम करो जहाँ पे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, उस एरिया में जाकर कर दो। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एनपीओ रजिस्ट्रेशन है, एनपीओ शैल मैंडेटरली सीक रजिस्ट्रेशन विद सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट रेजेस फंड फ्रॉम द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। हाउएवर एनपीओ may register on social stock exchange and not raise fund through it for a maximum period of 2 years from the date of registration।
एनपीओ में दो तरीके हैं, जैसे आईजीपी पे भी आने तो दो तरीके होते हैं, विदाउट पब्लिक इशू, विद पब्लिक इशू। ऐसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे भी दो तरीके हैं। आप पब्लिक इशू लाएंगे तो लिस्टिंग करानी है। अगर आप पब्लिक इशू नहीं लाना चाहते हैं, सिंपली लिस्टिंग कराना चाहते हैं, तो आप लिस्टिंग करा सकते हैं। Do it for a maximum period of 2 years from the registration duration as may be by SEBI. Upon expiry of period of 2 years from the date of registration or such duration as may be specified by the SEBI, NPO shall have at least one listed project for which funds have been raised to the social stock exchange, failing which it shall cease to be registered. और अगर आपने मान लीजिए लिस्टिंग कराई है तो आपको क्या एलिजिबिलिटी बोला, मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर आपको लिस्टिंग करानी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं और आपका कोई भी प्रोजेक्ट लिस्टेड नहीं है, तो फिर यू विल नॉट कंटिन्यू एज एनपीओ, आप सीज टू रजिस्टर्ड हो जाओगे। अगर आपने 2 साल या जो भी एक्सटेंडेड पीरियड था उस पीरियड के अंदर अपना कोई भी प्रोजेक्ट लिस्ट नहीं कराया है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की कहानी पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ना एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो कंडीशन बता रहा है, एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर शैल बी ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अब एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेशन की क्या क्या कंडीशंस हैं। इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑन मेन बोर्ड, मेन बोर्ड पे अगर इशू आ रहा है और किसके थ्रू आ रहा है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, तो मिनिमम कितने होते हैं 2 एंड मैक्सिमम कितने चाहिए 15, shall be permitted for allocation up to 250 क्या लिमिट है 150 करोड़ तक, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15, सब्जेक्ट टू मिनिमम अलॉटमेंट ऑफ 5 करोड़ रुपीज पर सच इन्वेस्टर। लिमिट्स है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी यहाँ, तो हमने वहाँ पे डिफरेंट लिमिट्स पड़ी थी, आपको 10 करोड़ फिर 10 से 250 करोड़ ऐसे पड़ा था, तो अब यहाँ पे जो लिमिट रहेगी वो यही रहेगी, कितना रहेगा मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 15। डायरेक्टली स्लैब कहाँ से स्टार्ट होता है और हर एक एंकर इन्वेस्टर कम से कम लेके आएगा, और अगर आप 250 करोड़ से ऊपर लेके आ रहे हो तो मिनिमम कितने 5 एंड मैक्सिमम 15 for allocation up to 250 crore and additional 15 such investor for every additional 250। तो हर एडिशनल 250 करोड़ के लिए 15 15 15 ऐसे एड ऑन करते जाना है आपको। shall be permitted subject to a minimum allotment of 5 करोड़ पर such investor। यहाँ पे भी लिमिट चेंज हुई है हमारी, तो 2 स्लैब बना दिए उन्होंने, पहले 3 स्लैब थे, 3 की जगह अब 2 ही स्लैब रह गए। तो हमारा पहला स्लैब कहाँ से कहाँ तक हुआ बच्चों, अप टू 250 करोड़, और दूसरा स्लैब क्या हुआ 250 करोड़ से अबव 250 करोड़। अगर 250 करोड़ तक है तो हमारे एंकर इन्वेस्टर्स कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे 2 और मैक्सिमम कितने होंगे 15, और हर बंदा मिनिमम कितना लेके आएगा 5 करोड़, ये तो लिमिट है ही है। यार अगर अबव 250 करोड़ है तो मिनिमम यहाँ पे 2 की जगह 5 कर देंगे हम, मिनिमम 5, मैक्सिमम देखो मैक्सिमम के लिए क्या लिमिट है, अप टू 250 करोड़ तो 15 है, और 250 करोड़ के बियॉन्ड कितना, एवरी 250 करोड़ के लिए 15 15 के लिए, तो इसमें एडिशनल 250 करोड़ के लिए हर 250 करोड़ के लिए आपको एडिशनल 15 15, और वही इंडिविजुअल लिमिट कितनी रहेगी 5 करोड़ की लिमिट रहेगी। और ऐसे में एक्सचेंज के लिए क्या बोल रहा है ये, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आप लेके आ रहे हैं, तो अगर मैक्सिमम 2 इन्वेस्टर एलोकेशन अप टू 2 करोड़, अगर 2 करोड़ तक का एलोकेशन है तो कितना रहेगा 2 रहेगा। अगर आप 2 करोड़ से लेकर के कहाँ तक 25 करोड़ तक का एलोकेशन हो तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम रहेंगे और 1 करोड़ रुपीज पर सच, और इन केस 25 करोड़ से भी ऊपर का एलोकेशन है तो मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 15 और एडिशनल 10 सच इन्वेस्टर। देखो आपने अगर नोटिस किया हो एसएमई एक्सचेंज पे जो लिमिट है वो पुरानी वाली है जो पहले चल रही थी, बस मेन बोर्ड पे जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनकी चेंज हो गई। अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है, एंकर पोर्शन में से 40% ऑफ एंकर पोर्शन
shall be reserved as under 40% of anchor portion shall be reserved as under, जिसमें से 33.33 of the anchor investor portion shall be reserved for domestic, 33.33 1/3 और 66 मतलब 2/3। और ये किस लिए रहेगा, LIC एंड पेंशन फंड। थर्ड किसके लिए रिजर्व है, LIC एंड जो भी आपके इंश्योरेंस है, पेंशन फंड्स है, और 1/3 किसके लिए, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया एंकर इन्वेस्टर के लिए कंडीशन। तो जो CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमारा बस यही ICDR के अमेंडमेंट्स है, बाकी कोई और अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं। वैसे ICSI की साइड पे कोई सप्लीमेंट्स नहीं गिवन है, बट जो ICDR में एप्लीकेबल थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, ये अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल करने हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।